रोज़मर्रा की लाइफ में हम बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं, चाहे इंग्लिश में बोलें चाहे हिंदी में बोलें। इंग्लिश में बात करते वक्त दिक्कत तब आती है जब हमारे पास शब्द नहीं होते हैं। जैसे कि उसके माता पिता उसे बहुत लाड करते हैं, इसीलिए वो बिगड़ गई है। आजकल परिस्थितियाँ कुछ ठीक नहीं चल रही। उसके पास उसकी बेगुनाही का एक तगड़ा सबूत था। इस तरीके के वाक्य जब हम लोग यूज़ करते हैं तब हमें एग्जैक्टली समझ में नहीं आता कि तगड़ा सबूत था, उसके पास उसकी बेगुनाही का तगड़ा सबूत था, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? उसके माता पिता उसे बहुत लाड करते हैं, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्योंकि हमें लाड की अंग्रेजी तो पता ही नहीं है। ठीक है, सो इसी तरीके के कुछ डे टू डे लाइफ के जो सेंटेंसेस है जिनमें जो वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं, उन सारी वर्ड्स का मतलब और यूजेज और मीनिंग और उच्चारण, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। सो हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त सी वीडियो जो कि है बेस्ड डेली वोकैबुलरी के ऊपर। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए। आप कर सकते हैं हमें फॉलो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, हेलो, सारी की सारी सोशल मीडिया साइट्स पर। तो चलिए, अगर आपको ये डे टू डे लाइफ वाली डेली यूजेज वोकैबुलरी जाननी है तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी अंग्रेजी बोल पाए। तो सबसे पहली जो वर्ड है हमारे पास वो है ग्रीडी। जी हाँ, GREEDY, ग्रीडी। इसको पढ़ते कैसे हैं? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने ग्रीडी, जिसका मतलब होता है लालची। जी हाँ, ग्रीडी का मतलब क्या होता है? लालची। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। ही इज़ अ वेरी ग्रीडी मैन। वो बहुत लालची आदमी है या वह बहुत लालची आदमी है। ही इज़ अ वेरी ग्रीडी मैन। वह बहुत लालची आदमी है। ही इज़ अ वेरी ग्रीडी मैन। वह बहुत लालची आदमी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चेरिश। जी हाँ, वो खाने वाली चेरी नहीं, चेरिश। चेरिश का मतलब होता है अच्छा लगना या संजोना, मतलब सेव करना या संभाल के रखना, अच्छा लगना। ठीक है, इसका मतलब होता है चेरिश। इंग्लिश में बोलते हैं इसे चेरिश। आई वॉन्ट टू चेरिश माई ट्रेडिशन। अब देखिए, ट्रेडिशन एक और नया शब्द आपको इस वाक्य में दिख रहा है। इसके ऊपर बेस्ड ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, इस वोकैबुलरी सीरीज के ऊपर बेस्ड ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेक कर लीजिए। उसमें 100+ मैंने वोकैबुलरी डिस्कस की है, तो ये वाली वर्ड जो है वहीं पे है। आई वॉन्ट टू चेरिश माई ट्रेडिशन। मैं अपनी परंपरा को संजोना चाहता हूँ। ऐसे ध्यान के लिए आप देख सकते हैं कि ट्रेडिशन का मतलब परंपरा होता है, तो इस आपके दो वर्ड्स जो है वहाँ पे ये बन जाते हैं। आई वॉन्ट टू चेरिश माई ट्रेडिशन यानी कि मैं अपनी परंपरा को संजोना चाहता हूँ। मतलब हमें ऑब्वियसली हम सबको अपनी परंपरा को संजो के रखना चाहिए, क्योंकि वक्त के साथ साथ चीज़ें लोग भूल जाते हैं, धूमिल हो जाती हैं चीज़ें, है ना। तो परंपरा को संजो के रखना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑब्सेशन। क्या पढ़ेंगे इसको? ऑब्सेशन। ऑब्सेशन इसको पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है जुनून। इसका मतलब क्या होता है? जुनून। चलिए बढ़ते हैं, इसका यूज देख लेते हैं। ही हैज़ एन ऑब्सेशन विथ न्यू क्लोथ्स। ही हैज़ एन ऑब्सेशन विथ न्यू क्लोथ्स। उसे नए कपड़ों का जुनून है। मतलब एक ऐसा इंसान जो नाउ एंड देन कभी भी नए कपड़े खरीदते रहता है। ठीक है, उसको नया कपड़ा का बिल्कुल जुनून है। मतलब पुराने कपड़ों में तो रह ही नहीं सकता कि हाँ भाई उसके पास बहुत सारे पुराने कपड़े हो गए, उन्हीं में से चला ले। नहीं, उसे नए कपड़े खरीदना बहुत पसंद है, उसे जुनून है नए कपड़े खरीदने का। ठीक है, सो ही हैज़ एन ऑब्सेशन विथ न्यू क्लोथ्स। उसे नए कपड़े का जुनून है या नए कपड़े खरीदने का जुनून है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है रिवेंज। रिवेंज मतलब बदला। रिवेंज मतलब बदला। साउथ इंडियन मूवीज के टाइटल में आपने ये शब्द बहुत बार देखा होगा। अगर आप साउथ इंडियन मूवीज देखते हैं तो आपने देखा है कि नहीं, मुझे कमेंट करके बताइए। तो आई विल टेक रिवेंज फॉर माई इंसल्ट। मैं अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। सो रिवेंज का मतलब मैंने आपको बता दिया, बदला होता है, पर यहाँ पे एक और नया वर्ड दिख रहा है आपको, इंसल्ट। इंसल्ट का मतलब बेइज्जती होता है और इसी से रिलेटेड और भी ढेर सारे वर्ड्स मैंने करा रखे हैं, वो वीडियो भी आप चेक कर लीजिएगा। आई विल टेक रिवेंज फॉर माई इंसल्ट। मैं अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। आई विल टेक रिवेंज फॉर माई इंसल्ट। सर्कमस्टांसेस यानी कि परिस्थिति। सर्कमस्टांसेस यानी कि परिस्थिति।
सर्कमस्टांसेस आर नॉट इन माई फेवर, परिस्थितियां मेरे पक्ष में नहीं है। फेवर का मतलब होता है पक्ष, सर्कमस्टांसेस का मैंने बता दिया परिस्थितियां। सर्कमस्टांसेस आर नॉट इन माई फेवर, परिस्थितियां मेरे पक्ष में नहीं है। सर्कमस्टांसेस आर नॉट इन माई फेवर। अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर। ऑलवेज टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी, हमेशा मौके का फायदा उठाएं, ये हमेशा लाभ उठाएं बेसिकली। ऑलवेज टेक द एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी। चलिए बढ़ते हैं आगे। लैंडलॉर्ड यानी कि मकान मालिक। लैंड लॉर्ड, देखिए लॉर्ड का मतलब मालिक होता है, ठीक है। लॉर्ड का मतलब कई बार इसको गॉड से भी रिलेट किया जाता है, ऑब्वियसली सबका मालिक एक, जिस तरीके से हम लोग जानते हैं। सो लॉर्ड यानी कि मालिक, और लैंड मतलब कि जमीन, या जमीन का कोई टुकड़ा, या उसके मतलब जिसके नाम पे वो जमीन का टुकड़ा हो, भले उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रखी हो, बिल्डिंग है, अपार्टमेंट है, जो भी है, तो उसको क्या बोलते हैं? लैंड लॉर्ड। उस इंसान को जिसके नाम पे वो रहता है, वो प्रॉपर्टी रहती है, उसको लैंड लॉर्ड बोलते हैं। आई विल हैव टू पे द रेंट टू माई लैंड लॉर्ड, ऑब्वियसली आप उनके प्रॉपर्टी में रहेंगे तो आपको उनको किराया देना होगा, ठीक है। मुझे अपने मकान मालिक को किराए का भुगतान करना होगा। आप ऐसा बोल सकते हैं क्या कि नहीं नहीं देंगे जाओ, ऐसा नहीं आप बोल सकते हैं ना, तो आपको उनको किराया देना पड़ेगा। आई विल हैव टू पे द रेंट टू माई लैंड लॉर्ड, मुझे अपने मकान मालिक को किराए का भुगतान करना होगा या किराया देना होगा। ऑफेंडेड यानी कि अपमानित। ऑफेंडेड अपमानित। शी ऑफेंडेड हर पेरेंट्स इन फ्रंट ऑफ ऑल हर रिलेटिव्स, उसने अपने सभी रिश्तेदारों के सामने अपने माता पिता को अपमानित कर दिया। शी ऑफेंडेड हर पेरेंट्स इन फ्रंट ऑफ ऑल हर रिलेटिव्स, उसने अपने सभी रिश्तेदारों के सामने अपने माता पिता को अपमानित कर दिया। एग्जिस्टिंग यानी कि मौजूदा। एग्जिस्टिंग मतलब मौजूदा। द एग्जिस्टिंग सिचुएशन इज क्रिटिकल, एक और नया वर्ड हमने सीखा क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब होता है गंभीर। जैसे आपने टीवी में देखा होगा ना कि उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है, तो अब आप समझ जाएंगे क्या मतलब होता है, उसकी हालत बहुत गंभीर है ना। क्रिटिकल है मतलब गंभीर है। द एग्जिस्टिंग सिचुएशन इज क्रिटिकल यानी कि मौजूदा स्थिति जो है वो गंभीर है। माइल्ड यानी कि सौम्य या हल्का। माइल्ड यानी कि माइल्ड, इसको पढ़ते हैं माइल्ड, सौम्य या हल्का। द टेस्ट ऑफ द करी वॉज माइल्ड, करी का स्वाद हल्का था, ठीक है। अब करी किसको बोला जा रहा है? करी वो जो हम लोग सब्जियां बनाते हैं, सब्जी में जो ग्रेवी होती है, या सब्जी को भी कई जगह पे पूरी की पूरी सब्जी जो डिश है उसको भी करी बोलते हैं। अगर उसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी है तो उसको करी बोलते हैं, नहीं तो उसको फ्राई बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको फूड डिशेस से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, फूड डिशेस से रिलेटेड कि किसको क्या बोलते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी वो वीडियो जल्दी से जल्द लाने का। जैसे कि वेजिटेबल को, ग्रेवी वाली वेजिटेबल को, मतलब जिसमें पानी होता है वो उस वाली वेजिटेबल को करी बोलते हैं। जैसे भुजिया है ना, भुजिया बहुत सारी जगहों पे जो ड्राई वेजिटेबल होता है उसको भुजिया बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का वीडियो आपको चाहिए तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू गेट इट एज सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके वो वीडियो मैं चैनल पे लाने की कोशिश करूंगी। द टेस्ट ऑफ द करी वॉज माइल्ड, करी का स्वाद हल्का था। जैसे कुछ कुछ करीज होती हैं जो बहुत तीखी होती हैं, मतलब बिल्कुल मुंह में डालते के साथ बिल्कुल तीखा लग जाता है, बट कुछ क्या होता है जैसे कि एकदम माइल्ड टेस्ट होता है, मतलब आप इंजॉय करते हैं उसको, माइल्ड सा टेस्ट होता है। तो ये वाली करी वैसी थी। द टेस्ट ऑफ द करी वॉज माइल्ड। स्प्लिट यानी कि विभाजित करना, दो हिस्सों में करना, टुकड़े करना, बांटना, जो कह लीजिए। स्प्लिट यानी कि विभाजित करना। स्प्लिट द मनी इक्वली इनटू ऑल, धन को सभी में समान रूप से विभाजित कर दें। मतलब कुछ पैसे हैं उसको सभी जितने भी लोग हैं वहां पे उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, या इक्वली क्या कर दें? विभाजित कर दें, स्प्लिट कर दें। स्प्लिट मतलब विभाजित, इक्वली विभाजित कर दें। इक्वली का मतलब होता है समान रूप से। चलिए बढ़ते हैं आगे। पैम्पर यानी कि लाड प्यार। पैम्पर यानी कि लाड प्यार। डोंट ओवर पैम्पर योर चाइल्ड, अपने बच्चों को ज्यादा लाड प्यार ना करें। डोंट ओवर पैम्पर योर चाइल्ड, अपने बच्चों को ज्यादा लाड प्यार ना करें। करना चाहिए बट बिगड़ जाते हैं कई केसेस में बच्चे, इसी वजह से डोंट ओवर पैम्पर योर चाइल्ड। ऑफेंस यानी कि अपमान। ऑफेंस, ऐसे ऑफेंस का मतलब जो है वो अपराध, उल्लंघन करना, भूल करना या अपमान करना, इन सब में ये सारा मीनिंग होता है इसका। आप कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं।
I'm sorry, meant no offense. I'm sorry, I meant no offense. मुझे क्षमा करें, मेरा मतलब अपमान करना नहीं था. I'm sorry, I meant no offense. मुझे क्षमा करें, मेरा मतलब अपमान करना नहीं था. I'm sorry, I meant no offense. चलिए बढ़ते हैं आगे. बैबल. बैबल का मतलब गपशप करना, गप्पे लड़ाना, है ना, बात करना बिल्कुल बैठ करके. बैबल मतलब गपशप करना. डोंट बैबल इन बिटवीन द क्लास. कक्षा के बीच में गपशप ना करें. जी हाँ, आपसे बोल रही हूँ, कक्षा के बीच में गपशप ना करें, कक्षा खत्म कर लें. डोंट बैबल इन बिटवीन द क्लास. कक्षा के बीच में गपशप ना करें. डोंट बैबल इन बिटवीन द क्लास. एडिकेट यानी कि पर्याप्त. एडिकेट यानी कि पर्याप्त. आई हैव एन एडिकेट अमाउंट ऑफ फूड ऑन माई प्लेट. मेरी प्लेट में पर्याप्त मात्रा में भोजन है. I have an adequate amount of food on my plate. मेरी प्लेट में पर्याप्त मात्रा में भोजन है. I have an adequate amount of food on my plate. Hesitate यानी कि हिचकिचाना. Hesitate यानी कि हिचकिचाना. डोंट हेजिटेट वाइल टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स. अब स्ट्रेंजर्स आपको एक नया वर्ड दिखा. स्ट्रेंजर्स का मतलब होता है अजनबी. जी हाँ, स्ट्रेंजर्स का मतलब होता है अजनबी. डोंट हेजिटेट वाइल टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स. अजनबियों से बात करते समय हिचकिचाएं नहीं. अब यहाँ पे अजनबी ऐसा नहीं है जिसको ये मतलब कि कोई भी रैंडम सा आदमी है, बट ऐसे लोग होते हैं ना, जैसे आप कॉलेज गए हैं, पहली बार, पहला दिन आपका कॉलेज का है, और आप तो आपके लिए वहाँ पे सब अजनबी हैं. आप वहाँ पे अगर हिचकिचाएंगे तो फिर आप दोस्त कभी नहीं बना पाएंगे, है ना. आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी अगर आप लोगों को नहीं जानेंगे वहाँ पे. तो उन स्ट्रेंजर्स की बात यहाँ पे की जा रही है. ठीक है. डोंट हेजिटेट वाइल टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स. अजनबियों से बात करते समय हिचकिचाएं नहीं. डोंट हेजिटेट वाइल टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स. आउटस्पोकन यानी कि मुखर या स्पष्टवादी, जो टूक से जवाब देता हो. ठीक है, मतलब फटाक से उसके जवाब जो है उसके जुबान पे हो. आउटस्पोकन मतलब तुरंत जवाब देने वाला. रिया इज द मोस्ट आउटस्पोकन अमॉन्ग ऑल द स्टूडेंट्स. सभी छात्रों में रिया सबसे स्पष्टवादी है. मतलब रिया जो है वो घुमा फिरा के बातों को नहीं करती, वो सीधे दो टूक जवाब दे देती है. रिया इज द मोस्ट आउटस्पोकन अमॉन्ग ऑल द स्टूडेंट्स. रिया सभी छात्रों में सबसे स्पष्टवादी है, या सभी छात्रों में रिया सबसे स्पष्टवादी है. रिया इज द मोस्ट आउटस्पोकन अमॉन्ग ऑल द स्टूडेंट्स. कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत. कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत. दिस फेस्टिवल शुड बी सेलिब्रेटेड इन अ कन्वेंशनल वे. इस त्यौहार को पारंपरिक तरीके से मनाया जाना चाहिए. दिस फेस्टिवल शुड बी सेलिब्रेटेड इन अ कन्वेंशनल वे. इस त्यौहार को पारंपरिक तरीके से मनाया जाना चाहिए. दिस फेस्टिवल शुड बी सेलिब्रेटेड इन अ कन्वेंशनल वे. चलिए बढ़ते हैं आगे. रिलायबल. रिलायबल मतलब विश्वसनीय या भरोसेमंद. रिलायबल. ही इज नॉट एट ऑल रिलायबल मैन. वह बिल्कुल भी विश्वसनीय आदमी नहीं है. ही इज नॉट एट ऑल रिलायबल मैन. वह बिल्कुल भी विश्वसनीय आदमी नहीं है. ही इज नॉट एट ऑल रिलायबल मैन. इंडीड यानी कि सचमुच या वाकई. इंडीड यानी कि सच. जब आपको किसी को हाँ बोलना होता है या हामी भरनी होती है तो आप इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं. इंडीड यानी कि सचमुच या वाकई. इंडीड यू आर वेरी ब्यूटिफुल. वाकई तुम बहुत खूबसूरत हो. इंडीड यू आर वेरी ब्यूटिफुल. वाकई तुम बहुत खूबसूरत हो. इंडीड यू आर वेरी ब्यूटिफुल. स्टाउट यानी कि तगड़ा या ठोस. स्टाउट यानी कि तगड़ा या ठोस. चलिए इसका इस्तेमाल देखते हैं. ही पुट अप अ स्टाउट प्रूफ इन द कोर्ट. अब प्रूफ का मतलब क्या होता है? प्रूफ का मतलब होता है सबूत, और यह है कोर्ट, है ना, मतलब अदालत. ही पुट अप अ स्टाउट प्रूफ इन द कोर्ट. उन्होंने अदालत में एक ठोस सबूत प्रस्तुत किया या ठोस सबूत रखा. ही पुट अप अ स्टाउट प्रूफ इन द कोर्ट. उन्होंने अदालत में एक ठोस सबूत रखा. ही पुट अप अ स्टाउट प्रूफ इन द कोर्ट. क्लियर है? सो ये थे आज के डेली यूज वोकैबुलरी जो हम लोग आम लाइफ में यूज करते हैं, और करना भी चाहिए. अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो वोकैबुलरी आपकी बहुत अच्छी होनी ही चाहिए, बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए. एटलीस्ट जो बेसिक वोकैबुलरी मैं करा रही हूँ वो तो आपको आने ही चाहिए. दुनिया के सारे वर्ड्स तो हम नहीं रट सकते, बट हाँ, जो मोस्ट यूज्ड वर्ड्स हैं जो मैं लेकर के आती हूँ हमेशा सीरीज,
वो सारे ऐसे ही वर्ड्स होते हैं जो मोस्ट यूज होते हैं, ठीक है। कुछ उनमें से थोड़े स्टैंडर्ड भी होते हैं, कुछ लेमैन यानी कि डेली लैंग्वेज में यूज करने के लिए भी होते हैं। तो ये सारे वर्ड्स आपको धीरे 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 याद हो जाने चाहिए। मुझे पता है एक दिन का काम नहीं है, बट धीरे 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 हम लोग इसको याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए तो यूजेज भी बताती हूँ, है ना। सिर्फ वर्ड्स आप कैसे याद करेंगे अगर आपको इस्तेमाल नहीं आएगा तो यूजेज जानना भी इक्वली बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसी वजह से यूजेज भी बताती हूँ। तो ये थे आज के वर्ड्स। सो यस गाइस, अगर आप हमारे साथ हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड, कि इसमें क्या मिलता है, कैसे मिलता है, कितने दिन का होता है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें ब्रोशर जो है वो सेंड की जाएंगी, जिसमें ये सारी डिटेल्स होंगी। और आप चाहें तो हमारे एग्जीक्यूटिव से व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए और भी जो भी डिटेल्स आपको चाहिए होगी वो आप पूछ सकते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स ये हमारा दूसरा कोर्स है, दैट इज ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है जो कि बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट, एमबीए या ऐसा किसी भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, जिसमें इंग्लिश का ग्रामर पूछा जाता है, ठीक है। और आपको लगता है कि ग्रामर जो है आपका उतना अच्छा नहीं है, तो ये बेसिक्स कोर्स है, इसको आप कर सकते हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। ये है इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जिसमें बच्चों को ग्रामर पे बेस्ड बहुत अच्छी क्लास दी जाती है, जिससे बच्चों की ग्रामर जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है और इन फ्यूचर आगे जा करके उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है ग्रामर में। बिकॉज मोस्टली देखा गया है बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बट इस कोर्स को करने के बाद बच्चों को दिक्कत नहीं होने वाली है। इस कोर्स की इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। ये है हमारा कॉम्बो कोर्स जो है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। राइटिंग फॉर स्कूल से मेरा मतलब है नोटिस राइटिंग, एसे राइटिंग, स्पीच राइटिंग और जो भी राइटिंग सेक्शन आपके सिलेबस में है, स्कूल के सिलेबस में, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, वो सब इसमें कवर कराया जाता है आपके क्लास के अकॉर्डिंग। उसके साथ ही आपको इंग्लिश ग्रामर की लेसन्स भी दी जाती हैं आपके क्लास के अकॉर्डिंग। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है जिन्हें बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट, एमबीए या ऐसा कोई भी एग्जाम निकालना है जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, तो प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। बिकॉज इसमें आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव कराई जाती है, आपकी पूरी की पूरी सिलेबस सबसे पहले तो ख़त्म कराई जाती है, जिसमें आपका ग्रामर आ गया, वोकैब आ गया, आरसी आ गया एंड व्हाट नॉट, जो भी चीज़ें आपके सिलेबस में होती हैं इंग्लिश में वो सारी चीज़ें कराई जाती हैं। स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस एग्जैक्टली वही होते हैं जो आपको एग्जाम में उससे मिलते जुलते तरीके जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वही होते हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त कोर्स का नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मदद की जा सके हमारे एग्जीक्यूटिव्स द्वारा। कोर्स का नाम लिख करके भेजने के बाद प्लीज़ थोड़ी प्रतीक्षा करें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों का उसके पहले ही इंक्वायरी आ चुकी होती है, तो हम लोग एक सीरियल वाइज करके एक एक करके लोगों को भेजते हैं। सो देरी हुई उसके लिए पहले से माफ़ी, ठीक है। So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.